Good evening, everyone. Good evening. Welcome to session. Good evening, everyone. Good evening and welcome to session. So let's continue our discussion from where we left in the last class. तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे how to solve linear equation in 2 variables, linear equation in 3 variables and linear equation in 4 variables. How to solve quadratic equation. अगर मैं एक क्विक रिकैप कराऊं कि मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने क्या कराया था. रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स भेजे जा रहे हैं. आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट. अगर नहीं तो प्लीज टाइम निकाल के, अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो मैं ज्यादा आपको उसमें फोर्स नहीं कर सकता हूं, बट जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप उन्हें देखते चलें. बेसिक मैथ स्किल्स आपका स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है, तो मैंने आपको रिकैप करा रहा हूं क्विकली 2 मिनट के अंदर कि मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया क्या था. मैंने आपको सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स ये मैंने करवाया था. इसके लिए जो कॉन्सेप्ट फ्लो इन हो रहा था वो कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट था. और वो अलजेब्रा का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था? बेसिक कॉन्सेप्ट था कि टू सॉल्व फॉर यूनिक वैल्यूज ऑफ अननोन, number of equations should be equal to number of unknowns. ये हमारा फंडा था. रिमेंबर, अगर मैं क्विकली इसको सम अप करूं तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि याद करो जब आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया, जिसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, स्टैंडर्ड 9 10th में आपने इसको सॉल्व किया होगा. बहुत सारे अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए होंगे. ऐसे प्रॉब्लम याद करो, एक 2 डिजिट नंबर है, उसके यूनिट और 10th प्लेस को अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो वो ओरिजिनल नंबर से इतना बड़ा था, इतना छोटा था. इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे. याद है? आपको याद आ रहा है? तो आपने कभी भी ये देखा होगा कि जितने वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको उतने इक्वेशंस बनाने पड़ते थे. तो ये बेसिकली बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा से फ्लो इन होता है कि हमें अगर यूनिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालने हो या अननोन निकालने हो तो नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था. राइट? यू अंडरस्टैंड इट? गुड. उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया. इसको सॉल्व करने के हमने अलग अलग तरीके देखे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमने 4 अननोन 4 वेरिएबल्स के इक्वेशन लास्ट क्लास में सॉल्व करके देखे थे हमने. तो उससे ज्यादा आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आप 4 वेरिएबल 4 अननोन्स, मतलब 4 वेरिएबल या 4 अननोन्स के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, मतलब 4 इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो मेरे हिसाब से पूरे फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस एक साथ या नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक साथ सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इफ यू आर गुड एट दैट, यू आर रियली गुड इन सॉल्विंग इक्वेशंस. एंड सॉल्विंग इक्वेशन में आपको इतना बता दूं कि पूरे फिजिक्स में जितना मैथ्स यूज होता है 65% वेटेज होता है सॉल्विंग इक्वेशंस का. बेसिक मैथ्स में 65% वेटेज सॉल्विंग इक्वेशंस का, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इक्वेशंस बनाओगे और उन्हें सॉल्व करोगे. तो 2 वेरिएबल 2 अननोन मोस्ट कॉमन है, 3 वेरिएबल 3 अननोन, 4 वेरिएबल 4 अननोन. 4 वेरिएबल 4 अननोन तक अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो नथिंग. उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्विंग के बारे में बात की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्विंग का मतलब होता है टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें मिलता है जनरली वो क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. और y की वैल्यू 0 करने का मतलब है हम x की वो वैल्यूज निकालने चाहते हैं जिनके लिए ये y की वैल्यू 0 हो जाए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मैंने आपको जो तरीका बताया था, क्विक रिकैप कराऊंगा. मैंने आपको ये बोला था कि कभी भी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 करके आप उसके वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो रूट्स निकालने के 2 मेथड हमारे पास होते हैं. एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड. राइट? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि फैक्टराइजेशन मेथड, हमें तब फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सोचना चाहिए जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. याद है? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तभी हम उसे फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन करके अपना आंसर ला सकते हैं. याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 8 याद है?
तो अगर अगर डी या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तभी हम इसके बारे में सोच सकते हैं, और अगर डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन वी शुड नॉट बी एबल टू सॉल्व इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में इरेशनल नंबर के साथ डील करके आंसर लाना इज नॉट दैट इजी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज इरेशनल नंबर, राइट? इरेशनल नंबर, जो कि हमारा दिमाग बहुत आसानी से सोच नहीं सकता है, इरेशनल नंबर आप, राइट? तो दूसरा मेथड जो था वो फॉर्मूला मेथड था, उसका फॉर्मूला आपको पता है कि अल्फा बीटा ये आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि कभी भी फिजिक्स में जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो ऑलवेज फॉलो द फॉर्मूला मेथड, ऑलवेज फॉलो द फॉर्मूला मेथड, क्योंकि उसमें आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा या नहीं होगा, डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बाय 2a मारो और आंसर लाओ। क्या क्लैरिटी है ये? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने आपको एक हिंट दिया था, याद करो, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट होता है स्ट्रेट लाइन से। याद है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपने पक्का स्टैंडर्ड 10th में किया होगा, याद करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड 10th की बात है। बताओ ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है? याद है? पक्का याद होगा, याद है? पक्का याद होगा, राइट? तो हमें ये समझ में आता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। आगे जाके हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना? तो वो हम और अच्छे से कर्व्स के बारे में, कर्व का नेचर कैसा होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसा उसका कर्वेचर होगा, सब बता देंगे। तो आपको लगेगा वाह कितना पावर आ गया हमारे अंदर, बिल्कुल आ जाता है। तो ये बेसिक्स हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ स्किल्स में। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। नाउ वी आर मूविंग टुडे टू अ न्यू सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आप सबका फेवरेट है, स्टैंडर्ड 10th में आपने बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री किया है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ बातें जो फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी हम यहाँ पे सीखेंगे, आइए। So today we will enter into a new section. Again, a large number of students are doing a lot of trigonometry nowadays in standard 9th and 10th. तो हम कुछ बेसिक बातों का रिवीजन करेंगे और कुछ नया चीज भी देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इन स्टैंडर्ड 10th आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो। पहली बात ये आपने रियलाइज किया होगा, मतलब आपने जो भी साइन कॉस टैन किया है, क्या आपने राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई किया है? यस, किया है। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि साइन कॉस टैन और इनके रेसिप्रोकल्स कोसेक सेक कॉट, राइट? ये सब आप समझते हो। तो ये सब कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स। अब समझने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स तभी मीनिंग एक्वायर करते हैं जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स किसी एंगल के साथ जुड़ते हैं। तो अगर मैं साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट बोलूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तब आएगा जब इसके साथ एक एंगल जुड़ेगा। समझे क्या? इसके साथ जब एक एंगल जुड़ेगा, और ये जो एंगल आता है, ये एंगल कहां से आता है? हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th में पढ़ी है, इस बात को रियलाइज करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का वन ऑफ द एंगल्स अदर देन 90 डिग्री होता है। यस, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और बाकी जो दो एंगल होते हैं उनमें से कोई भी एक एंगल हम ले सकते हैं, थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बेसिक बात, राइट? ये सबको पता है, राइट? अब देखो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं, सुनना ध्यान से, फील करना, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की जगह हमेशा फिक्स्ड है। इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा हमेशा उसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ये खतरनाक है। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ, सुनो ध्यान से, हो सकता है कि आपको ये पता हो सकता है आपको ये पता ना हो, सुने ध्यान से। अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूँ तो जिस एंगल का मुझे साइन कॉस टैन या कोसेक कॉट सेक कॉट निकालना हो, उस एंगल का ऑपोजिट वाला जो साइड है, उस एंगल का ऑपोजिट वाला जो साइड है इस ट्रायंगल में, वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो कहलाता है बेस। समझे क्या?
समझे क्या? बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ गाइस। और याद रखना, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं कर सकते तुम। अगर कोई भी तुमको ये बोल रहा है कि तुम बिना मैथ्स के फिजिक्स कर सकते हो, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। एटलीस्ट तुम्हें 9th 10th और जो मैं 11th 12th का मैथ्स आपको सिखाऊंगा, कैलकुलस एंड वेक्टर्स, ये आपको 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तो फिजिक्स के सभी सवालों में तुम फंसने वाले हो, गारंटीड। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड 9 10th एंड 11th के कुछ टॉपिक्स का, जैसे कि कैलकुलस एंड वेक्टर्स, फिजिक्स नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सुने ध्यान से। अभी सपोज मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूं, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज पक्का हो गया। लेकिन अभी इस थीटा, इसको अगर मैं थीटा ले रहा हूं और मुझे इसका, इस थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट निकालना है, तो इस थीटा का ऑपोजिट वाला साइड बनेगा पर्व, और जो बच गया वो बनेगा बेस। क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? अब आपको बेसिक पता है कि साइन थीटा को हम डिफाइड करते हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझता है ना? इसीलिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की समझ होनी जरूरी है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझिए। एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो इसके रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, कोसेक, उसका आपको पता है कि वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। कोसेक जो सेक का होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और कॉट का जो होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। क्या क्लैरिटी है ये सबको, एवरीवन? कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ये पहली बेसिक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा देखिए, यहाँ पे कुछ और फंडामेंटल चीजें जो हम समझते हैं, वो ये है कि आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ये एकदम 100% श्योरिटी के साथ आनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन, और इसी के साथ यूनिटरी मेथड यूज करके किसी भी डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हम रेडियन निकाल सकते हैं। तो सपोज मैं बोलता हूं 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन, यूनिटरी मेथड आप सबने सुना है। तो अगर मैं 90 डिग्री बोलूं तो इट विल बी पाई बाई 180 इंटू 90 रेडियन, वो आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हमें करना आना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, जो डिग्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो। उल्टा भी सही होगा, मतलब अगर मैं बोलूं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो एक रेडियन इज 180 डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। एंड सपोज इफ आई से पाई बाय 2 रेडियन, तो इट इज 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, सो दिस वन विल बिकम 90 डिग्री। तो हमें कोई भी कन्वर्जन करने के लिए बोले, हम अकॉर्डिंगली यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जैसे कि अगर डिग्रीज दिया हुआ है और रेडियन में बदलना है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन है, 1 डिग्री पाई बाय 180 एंड कॉरस्पॉन्डिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड समझते हो सब लोग, बचपन में किया था। 12 पेंसिल का दाम है 24 रुपए, एक पेंसिल का दाम है 2 रुपए, 6 पेंसिल का दाम है 12 रुपए, एटसेट्रा एटसेट्रा, समझते हो? यूनिटरी मेथड सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस? कोई खास बात नहीं है सर, सब समझता है, यस और नो एवरीवन? वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अभी देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में ही आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। याद है आपको ये फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर? ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था स्टैंडर्ड 9th में या स्टैंडर्ड 10th में पहली बार। ये थीटा है, ये जो आर्क लेंथ है ये एल है, और जो रेडियस है ये आर है, याद है? तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर में समझने वाली बात क्या है, सुनना। समझने वाली बात ये है कि ये जो थीटा है, ये थीटा किस में है, डिग्री में या रेडियन में? ये थीटा रेडियन में है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, पहली बात, ये डिग्री में नहीं है। अगर कोई डिग्री में एल बाई आर लिखेगा तो वो गलती करेगा। क्या क्लैरिटी है? सो थीटा इक्वल टू एल बाई आर में थीटा इज इन रेडियन, राइट? ये अपने को समझ में आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये, एवरीवन? आ जाओ। उसके बाद कुछ ट्रिगो आइडेंटिटीज, इसमें से मैक्सिमम ट्रिगो आइडेंटिटीज आपको आती है, कुछ नए आप यहाँ पे मैं लिखूंगा, आई होप आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे और सीख भी जाओगे। सुनो, जो ट्रिगो आइडेंटिटीज हम पढ़े हैं, बेसिक ट्रिगो आइडेंटिटीज स्टैंडर्ड 10th में हम पढ़ रहे हैं, विच इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत काम आएगा ये,
ठीक है। उसके बाद sec square theta is 1 plus tan square theta. Cosec square theta is 1 plus cot square theta. स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ये फिजिक्स में काम आते हैं। इसके अलावा कुछ और समझो, जैसे कि सपोज आई से साइन ऑफ a प्लस बी, ये बहुत काम आता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये होता है साइन ए प्लस बी का। ये शायद आपको पता ना हो या कुछ लोगों को पता भी हो। और ये है साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बहुत काम आता है ये। फिर हम लेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सुना है क्या ये सब? ये थोड़ा नया नया लग रहा है, नहीं ये नहीं सुना है सर। कॉस ऑफ ए माइनस बी सुना है क्या? कॉस ए कॉस बी plus sin A sin B. So I would ask all students to remember these basic formula. एकदम रट लो। इसका यूसेज मैं अभी दिखाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं सर, समझता है इसको, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या ये सबको समझा? क्लियर है? ये स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ फॉर्मूले होते हैं। बच्चे जो मैथ्स लेके आगे पढ़ते हैं, ये लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसको डिटेल में डील करते हैं, बट फिजिक्स के लिए हमें बेसिक इतना समझ में अगर आता है तो हमारा काम हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है ये? समझे? इसके बाद एक और फॉर्मूला सेट आता है tan का। देखो, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर है ये? मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बेसिक स्किल सिखा रहा हूँ आपको, आपको ये समझ में आएगा कि ये स्किल कैसे फायदेमंद हुआ। देखो, अभी तक सब कुछ सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, कोई इश्यू है इसमें अभी तक? ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये सबके लिए आई थिंक थोड़ा सा नया होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? ओके, एक सेकेंड, देयर इज वन प्रॉब्लम हियर। Some people have raised a question. Sir, can you please explain what is radian and where it is used? Okay. See, radian is basically a measure of angle. तो रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, सुनो। रेडियन का जो डेफिनेशन है, रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ये है रेडियन की डेफिनेशन। समझे क्या बेटा? समझे क्या? अब सवाल है सर, रेडियन कहां पे यूज होता है? तो रेडियन, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये चीज मैंने मेंसुरेशन में कराया, फिर से सबकी समझ के लिए एक बार फिर से मैं पुट करता हूं, सुनो ध्यान से। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, सुनना बेटा, और इस सर्कल में सपोज मुझे ये आर्क की लंबाई चाहिए, एंड सपोज ये मेरा थीटा रेडियन में दिया हुआ है। क्या क्लियर है ये? डिग्रीज में भी दिया हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रेडियन में दिया हुआ है। तो अगर ये रेडियन में दिया हुआ है, क्या मैं इस आर्क की लंबाई ऐसे निकाल सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, डायरेक्ट? अगर रेडियन में दिया हुआ है तो ये एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क,
अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क, सो आई विल गेट थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो अगर मुझे थीटा पता है तो मुझे लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगी, अगर मुझे आर पता है तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगी, आर थीटा। सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ दिस रेडियन कॉन्सेप्ट। समझे क्या? अब सुनना मैं जो बोल रहा हूं, सपोज सपोज ये थीटा रेडियन में ना देके ये डिग्री में दिया होता, तो डिग्री में अगर दिया होता, सुनना, डिग्री में अगर दिया होता, करेक्ट करेक्ट, अभी मैं उसी पे आ रहा हूं, वेरी गुड, अब सुन ध्यान से। अगर ये डिग्री में दिया होता और मुझे ये लेंथ ऑफ द आर्क पूछता, तो मैं क्या करता, सुन, तो मैं करता 2πr इंटू थीटा इन डिग्रीज अपॉन 360 डिग्री। ये होता मेरा, सुनना, ये होता मेरा आर्क का लेंथ। ये आपने मेंसुरेशन में पढ़ा है, याद है? मेंसुरेशन में आर्क लेंथ निकालना, ये बोर्ड्स का एकदम टिपिकल सवाल है, ऑलमोस्ट हर साल एक सवाल आ जाता है, यस और नो। सीबीएसई लो, आईसीएसई लो, स्टेट बोर्ड लो, कहीं भी लो, क्या क्लैरिटी है ये? तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो 2πr इंटू थीटा इन डिग्रीज अपॉन 360 डिग्री हमने की। अभी अगर आप ध्यान सुनना, ये यही चीज अगर आप थीटा को रेडियन में रखो तो क्या होगा, सुनना, यही चीज अगर आप थीटा को रेडियन में रखो तो आप 2πr रखोगे, थीटा अगर रेडियन में हुआ तो रेडियन थीटा बाई 2π करोगे, सुनो ध्यान से, क्योंकि 360 डिग्री 2π। अगर आप ये 2π और 2π कैंसिल कर दोगे तो आपको आर थीटा मिलेगा एज लेंथ ऑफ द आर्क। देखो ध्यान से, क्या यही फॉर्मूला बता रहा, लेंथ ऑफ द आर्क इज आर थीटा, दिख रहा है आपको? तो डिग्री में जब आप कर रहे थे तो थीटा अपॉन 360 डिग्री हुआ, अगर आप रेडियन में करोगे तो थीटा अपॉन 2π करोगे, क्या आपको वही आंसर मिले? So I am getting a question from one of my friends. Sir, we can find arc length by the formula 2πr into theta by 360 degree. बिल्कुल, 2πr into theta by 360 degree अगर थीटा है डिग्रीज में, अगर थीटा रेडियन में है तो 2πr into theta by 2π करो, तो तुमको L इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला मिलेगा। क्या क्लैरिटी यही है? हाँ ना, पता नहीं, बोलो, समझा कि नहीं समझा? जिसको ये दिक्कत थी क्या वो समझ गया भाई? क्या क्लियर है ये फंडा? एकदम 100%, कोई दिक्कत नहीं है, समझे क्या? एकदम बेसिक मैथ्स है भाई, एकदम क्लियर हो जाएगा। यस सर, ओके, अब सुन ध्यान से, ये जो tan a प्लस बी है, इसका थोड़ा सा हम वर्किंग करते हैं, अपना ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देख, ये सब करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसका क्या यूज होगा, कुछ चीजें होती हैं जो हमें आनी चाहिए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देख, साइन a प्लस बी बाई कॉस ऑफ a प्लस बी, समझना है ना? हाँ सर। क्या साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, आपको शायद याद नहीं होगा, तो आप इसको देख के यहाँ पे उतार सकते हो अपने कॉपी में, आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा। देखो, साइन ए कॉस बी, सब लोग देखो, प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। क्या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है? अब मुझे tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला डिराइव करना है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये करने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर, सुनो ध्यान से, ये ऐसा चीज आपने स्टैंडर्ड 10th लेवल के प्रूविंग आइडेंटिटीज में बहुत सारा किया होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे चमका कि ये cos a cos b से डिवाइड करना है? मैं बता रहा हूं कैसे चमका। अगर मैं इसका फॉर्मूला देख रहा हूं tan a प्लस बी का, देखो डिनोमिनेटर में पहला टर्म है +1, ये लाने के लिए क्या मुझे इसको cos a cos b, जो डिनोमिनेटर में इसको cos a cos b से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर में 1 आएगा, पहला टर्म। चमका क्या? होश उड़ गया भाई तुम लोगों के, यस नो मे बी, क्या ये समझा कि नहीं समझा, बोलो हाँ या ना। समझा कि कैसे सर, आपको कैसे स्ट्राइक हुआ cos a cos b से डिवाइड करना है? तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्या क्लैरिटी है? हाँ, अब सुनो, न्यूमरेटर को सुनो, न्यूमरेटर में मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, मैं कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, अपॉन कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी, डायरेक्टली इसको 1 लिख रहा हूँ, माइनस साइन ए
साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। जब मैं ये काम करूं बेटा सुन ध्यान से, क्या यहाँ पे देख कॉस बी कैंसिल होगा क्या? यहाँ पे देख क्या कॉस ए कैंसिल होगा क्या? साइन ए बाई कॉस ए इज इट tan ए गाइस? साइन बी बाय कॉस बी इज इट tan बी गाइस? और डिनोमिनेटर में आएगा, फील करो, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इज tan ए इंटू tan बी। क्या फॉर्मूला चमका? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक्सपेक्टेशन यही होता है कि बच्चे को जो फिजिक्स कर रहा है उसको इतना ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है? उसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है tan a प्लस बी के बाद, वो मैं यही लिखता हूँ, tan ऑफ a माइनस बी। ये आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या ये समझा? ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होगा? सारे ये 3 तो आपको याद है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद होगा? याद होगा? इसका एक प्रूफ भी मैंने कराया। प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10th मैथ्स। इसको बाईपास नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका प्रूफिंग एबिलिटी अच्छी है ना, प्रूव आप अच्छे से कर पाते हो, मतलब आप दिमाग लगा पाते हो, और दिमाग लगाने से ही फिजिक्स के सवाल बनते हैं। क्लियर है ये गाइस? आ जाओ, आओ बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो। अब सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है सर? अब ये जो फॉर्मूले हमने लिस्ट बनाई है ना, इसके साथ कुछ और एसोसिएटेड फॉर्मूले डेवलप होते हैं। इंपॉर्टेंट बोल के मैं लिख रहा हूँ, याद होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों मान लो थीटा के बराबर है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। सुनना, मैं फिर से लिखता हूँ ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद रहे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट? ये फॉर्मूला था। अगर ए और बी दोनों थीटा के बराबर है, तो क्या कॉस ए प्लस बी विल बिकम कॉस 2 थीटा, which will become cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta, because a और b दोनों थीटा के बराबर है। Will it become cos square theta minus sin square theta? A very important formula, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta। मैं आपको बता रहा हूँ ये फिजिक्स में कई जगहों पे यूज होगा, कई जगहों पे। और इसकी मदद से आप फिजिक्स में एक चैप्टर होगा SHM, राइट? उसमें भी आप इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे टू प्रूव मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी ज्यादा यूज है। SHM, AC, वेव ऑप्टिक्स, कई जगहों पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है? तो ये फॉर्मूला हमें एकदम एकदम याद होना चाहिए। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, या SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा, ठीक है ना? अभी फिलहाल मैं मैथ स्किल्स क्या चाहिए उसको टैकल करने के लिए वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूले है बेटा, सुन ध्यान से, ये साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये सब SHM के इक्वेशन में, वेव के इक्वेशन में बहुत काम आने वाला है फिजिक्स का। तो ये फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? एकदम याद होना चाहिए। दूसरी बात, cos 2 थीटा जैसे आया वैसे अगर मैं साइन, अच्छा बाय द वे एक और चीज, क्या इसको मैं डिफरेंट अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्या मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ फ्रॉम द बेसिक आइडेंटिटी? ये cos स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला वाला, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ। क्या cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है? तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, व्हिच विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखूं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दूं। So this one will become 2 times cos square theta minus 1। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये वाला रिलेशनशिप देख रहे हो, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो आपको दिखेगा कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेसिकली 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। बहुत बार ये एक्सप्रेशन अपने को काम आने वाला है काफी ज्यादा। तो वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन से आप इसको इस फॉर्मेट में याद रखो, या cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा याद रखो, और फिर
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करके उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्मेट में बदल दो, लेकिन ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? सिमिलरली अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देखूं तो ये फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस गाइस, यही आता है क्या? अगर मैं ए और बी दोनों को थीटा रखूं तो आई एम गेटिंग साइन ऑफ 2 थीटा इज इट इक्वल टू साइन थीटा cos theta sin theta cos theta, is it becoming 2 times sin theta cos theta? Another very important formula we all should be remembering, काम आता है। क्लियर है? तो देखो, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, रिपीट टेलीकास्ट। ये तीनों तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यू नो इट राइट। इसके बिना स्टैंडर्ड 10th कैसे पास करोगे? नेक्स्ट, ये जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्मूले साइन ए प्लस बी से ही बनता है या कॉस ए प्लस बी से ही बनता है, कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का रेस्पेक्टिव फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल एस्पेक्ट्स, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? देखो अब इसका यूज मैं बताता हूं, कभी कभार इसका यूज कैसे हो सकता है फिजिक्स में, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड साइन ऑफ 75 डिग्री, सुने ध्यान से, साइन 75 डिग्री निकालो। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये तो पता है, और अभी हम दो और नए सीखेंगे, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90 इनके वैल्यू साइन के, कॉस के, टेन के, ये सब हम रट लेंगे। अब साइन 75 डिग्री एक अनकॉमन एंगल है, लेकिन हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो, नॉन डिग्रीज के टर्म में। फील करो, हाँ, साइन ऑफ 30 प्लस 45 इज इट साइन ऑफ 75? हाँ, लेकिन इसको क्या साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मेट में रख सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी? यस और नो गाइस? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो ये वैल्यू आई देखो 1 प्लस √3/2√2, ये है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। क्या ये समझे? बोलो, क्या ये क्लियर है? तो साइन 75 डिग्री इज 1 प्लस √3/2√2। ठीक है, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू सर फिजिक्स में आती है क्या? साइन 75 डिग्री कई जगहों पे आती है। ठीक है, तो हमें साइन 75 डिग्री कभी बोले तो इसकी वैल्यू 1 प्लस √3/2√2, अगर ये याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। क्या क्लैरिटी है ये? बोलो। ठीक है, सपोज मैं आपको बोलूं सर आप मुझे ना cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। सुनना, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ जो काम आती है, और ये सब फिजिक्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, मैं वही बातें कर रहा हूँ, आलतू फालतू की बात नहीं करूंगा। cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री कैसे निकालोगे? करेक्ट। क्या cos 15 डिग्री तुम ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री? वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है ये? वेरी गुड। क्या, एक सेकंड, कुछ बच्चे का कुछ सवाल आया, एक सेकंड, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। सर कैन वी सॉल्व फॉर थीटा इफ इट इज इन डेसिमल आल्सो? नो, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। आई विल टेल यू फिजिक्स में इसका एस्पेक्ट कहां तक आता है। देखो हम मैथ्स में थोड़ा घुस जाएंगे, ठीक है, उतना मैथ्स में अभी डील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ्स अपने आप में अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। हम यहाँ पे फिजिक्स के एस्पेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वो क्लैरिटी करूंगा, रुको ध्यान से, मैं क्लैरिटी करूंगा। तो cos 15 की वैल्यू निकलेगी cos 45 माइनस 30 करके। क्या सबको समझा? क्या सबको समझा? cos 45 माइनस 30 का फॉर्मूला कैसे होगा? लेट्स राइट इट डाउन। cos 45 डिग्री इंटू cos
30 डिग्री कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्या यही रिजल्ट आएगा मेरा? cos 45 डिग्री की वैल्यू मुझे आती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू मुझे आती है √3/2 इंटू 1/√2, राइट गाइज, प्लस साइन 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1/2। क्या क्लैरिटी है ये? इसकी वैल्यू आ रही है देखो √3 प्लस 1/2√2। क्या ये दिख रहा है? क्या ये और ये मैच करता हुआ दिख रहा है? ऐसा कैसे हो गया कमाल? ऐसा कमाल कैसे हुआ? क्योंकि सर ये 75 और ये 15 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सर, और हमने पढ़ा है सर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप बहुत काम आता है। पढ़ा कि नहीं स्टैंडर्ड 10th में? स्टैंडर्ड 10th में अभी पढ़ रहे हो तुम? यस सर। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। हो इसका मतलब थीटा की जगह अगर 75 रखते हैं 75, साइन 75 कॉस इज 90 माइनस 75 कॉस 15। अरे यार, क्या ये समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा क्या? समझा सर। तो अभी हम थोड़ा सा आपसे मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा। ये सबको समझा क्या एवरीवन? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, राइट? sin theta is cos 90 degree minus theta, cos theta is sin 90 degree minus theta, sec theta is cosec 90 degree minus theta, cosec theta is sec 90 degree minus theta, tan theta is cot 90 degree minus theta, cot theta is tan 90 degree minus theta। क्या क्लैरिटी है ये? यस सर। अब सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, ये देखना, सुनना। साइन 75 डिग्री निकाला, cos 15 निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से दोनों सेम आए, हमने रिजल्ट भी निकाल लिया इसे। हाँ हाँ हाँ। अब देखो ध्यान से, ये जो 37 डिग्री की वैल्यू है साइन 37, इसकी वैल्यू याद रखो, साइन 37 की वैल्यू आती है 3/5। तो cos 53 की वैल्यू कितनी होगी? 3/5। एंड cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो साइन ऑफ 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। ये वैल्यू याद रखो। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है ये? साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, सब लोग याद रखेंगे। cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है, और cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से आप सिर्फ ये दो याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। तो साइन 37 अगर पता है तो साइन थीटा इज cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 53 पता है। और cos 37 पता है तो cos थीटा इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 53 पता है। क्या ये समझा सबको? यस, गॉट। क्लैरिटी है ये एवरीवन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अच्छा, अगर मैं आपको साइन 15 निकालने के लिए बोलूं तो क्या इसको लिखोगे साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री? करेक्ट। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है बोलो। साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, राइट गाइस? साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, माइनस साइन cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्या रिजल्ट आया? √3 माइनस 1/2√2। समझे क्या? कुछ बेसिक बात समझाता हूँ, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो तुमको समझ में आएगा, तुम्हारा बेसिक जो फंडा है ट्रिग्नोमेट्री का और स्ट्रेंथन होगा। साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 1 होता है ना। कॉस 15 सर ने निकलवा दिया था यहाँ से, देखो इट्स √3 प्लस 1/2√2। अच्छा, मतलब साइन स्क्वायर 15 आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 15, राइट, विच इज 1 माइनस √3 प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, राइट गाइज? क्लियर है ये? यस सर। तो ये आया साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू, साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू आया। तो साइन स्क्वायर 15 को अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, इट इज 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेसिक अलजेब्रा कर रहे हैं हम लोग।
और नीचे है 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये है साइन स्क्वायर 15, तो साइन 15 कितना आएगा, ये 2√2 का होल स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 का होल स्क्वायर जो आएगा ये नीचे 2√2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आनी चाहिए √3 - 1 का होल स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 - 1 आएगा, क्योंकि ये पोर्शन 2√2 जो मैंने लिखा है ये स्क्वायर रूट करने के बाद रिजल्ट है, 2√2 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, ये सबको समझ में आ रहा है। 2√2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, मैंने साइन स्क्वायर 15 की जगह साइन 15 किया तो स्क्वायर रूट नीचे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लिया तो 2√2 हो गया। एक्सपोनेंट्स आता है, एक्सपोनेंट्स आता है, एक्सपोनेंट्स। इधर साइन स्क्वायर 15 है, साइन 15 करूंगा तो दूसरी साइड में पावर 1/2 हो जाएगा। आता है ना? भाई एक सेकंड, एक सेकंड, आई एम एक्सप्लेनिंग, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। भाई साहब 1 मिनट, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना, घबराइए मत, ध्यान से। ये देख, चलो चलो इसको साइन स्क्वायर 15 ही मैं रखता हूँ अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन, साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू आई 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर। करते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर आएगा 3 + 1 + 2√3। तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कितनी आई देख, 8 - 4, क्या ये आई 4 - 2√3 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। समझा क्या? अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुन, ऐसा सवाल तुमने स्टैंडर्ड 10th लेवल में बनाए, ठीक है, सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ये जो 4 - 2√3 है, इसको मुझे किसी चीज का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए मैं इसको कैसे आगे बढ़ता हूँ फील करना, ऐसा तुमने किया हुआ है स्टैंडर्ड 10th लेवल में, पक्का किया हुआ है। सुन, इसको 4 रखो, -2 रखो, इंटू √3 × 1 कर सकते हो क्या इसको? हाँ, अब इस √3 का स्क्वायर करोगे और ये 1 का स्क्वायर करोगे और उनको जोड़ दोगे तो क्या 4 मिलेगा? अरे हाँ, मतलब ये क्या √3 - 1 का होल स्क्वायर है? अरे हाँ, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू √3 × 1, तो ये तो a - b होल स्क्वायर √3 - 1 होल स्क्वायर हो गया। अरे हाँ, समझा कि नहीं समझा? ये दिखाई देना चाहिए, जिस बच्चे ने बेसिक स्टैंडर्ड 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उसको ये दिखाई देना चाहिए कि 4 - 2 इंटू √3 × 1 विच इज √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू √3 × 1 विच इज √3 - 1 का होल स्क्वायर। क्या ये चमका? मैं बताता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, बच्चा क्या करता है, बच्चा पता है क्या करता है, बच्चा आके बोलता है सर साइन 15 डिग्री का पहले मेथड से निकाले तो वैल्यू आया √3 - 1/2√2, लेकिन सर यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2√2, दोनों आंसर अलग आए सर। उस बच्चे को तुम क्या बोलोगे? जो बच्चा मुझे बोलेगा आके कि √3 - 1/2√2 साइन 15 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री अंडर रूट ऑफ 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2√2, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, उस बच्चे को तुम क्या बोलोगे, ये अलग अलग है या सेम है? सेम है या अलग अलग है? सेम है सर, क्योंकि 4 - 2√3 सेम एज √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको बच्चा अगर ऐसे लिख दे √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर, फील करना। अरे हाँ, इसका मतलब साइन 15 कितना हुआ, साइन 15 आ गया स्क्वायर रूट, देखो साइन 15 करेंगे तो क्या इस पार्ट का, मैं इसको लिख रहा हूं देखो ध्यान से, क्या तुम्हें समझता कि नहीं समझता, क्या इसका होल स्क्वायर का पावर 1/2 होगा क्या? एक्सपोनेंट करना आता है, एक्सपोनेंट, क्या एक्सपोनेंट करना आता है, एक्सपोनेंट्स के साथ डील करना आता है? क्या ये पावर 1 हो जाएगा, 2 × ½
तो क्या वैल्यू आई, √3 - 1/2 √2। क्या ये वही आंसर आया जो आपने sin 15 sin ऑफ a - b के फॉर्मूले से किया और इस वाले फॉर्मूले से किया? इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिसको ये रैशनलाइजेशन या किसी भी इरेशनल नंबर का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, उससे प्रॉब्लम है, समझे आप? तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड 10th में अगर आपको याद होगा, आपने कभी अगर एनटीएससी लेवल या फिर एनएसटीएससी या आपने नेशनल साइंस ओलंपियाड जो होता है, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो होता है स्टैंडर्ड 10th लेवल का, अगर उसके लिए कभी आपने तैयारी की होगी तो आपको पता रहा होगा कि इरेशनल नंबर जब भी रहता है इस टाइप का और उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो हमेशा जो इरेशनल पार्ट होता है इसको आप 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्मेट में ब्रेक कर दो, 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्मेट में ब्रेक कर दो, समझे क्या? जैसे कि सपोज मैं, सुनना ध्यान से, सपोज मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूँ 2√6। देख, क्या इस √6 को ब्रेक करूंगा एज √3 इंटू √2, तो इस पार्ट को यहाँ पे अगर मुझे किसी चीज का स्क्वायर बनाना है, क्या मुझे इसके √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर यहाँ पे डालूंगा -2√6। इज इट √3 का होल स्क्वायर √2 का 5 5 - 2√6? क्या 5 - 2√6 इज सेम एज √3 - √2 का होल स्क्वायर? क्या ये समझा? क्या तुम्हारे सामने क्वेश्चन बनाया देखो? हाँ यार, समझा कि नहीं समझा? अच्छा, ऐसे बनाते हैं सवाल। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? मैथ स्किल्स दिख रहा है? √3 - √2 का होल स्क्वायर है वो, देखा क्या? दिखा एवरीवन? नहीं। देखो एग्जाम्पल, सपोज मैंने ना इसको रखा 2√15। सोचना, √15 इसको कैसे लिखूं बेटा? क्या √3 इंटू √5? तो ये वाला पार्ट आ गया 2ab, दैट इज √3 इंटू √5। क्या ये अगर a है, ये अगर b है, तो क्या मुझे इसके आगे a² प्लस b² रखना चाहिए, विच इज √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर? चमक रहा है क्या? हाँ। तो क्या ये पूरी चीज हो जाएगी √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर? √3 का होल स्क्वायर मतलब ये लिखा हुआ रहेगा बेसिकली आपके लिए 8 प्लस 2√15। क्या ये बेसिकली ये है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर? समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? टफ लग रहा है क्या ये? टफ नहीं, आसान ही है, डरो मत। समझ में आया? टेन प्लस 2√21, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो। राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर तुमने मेरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो तुमको खट से करना आना चाहिए। जल्दी बोलो। ये सब तुमने किया है 9th लेवल में, रैशनलाइजेशन। फिर इरेशनल नंबर अगर बन जाए कभी, तो उससे a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं? नहीं किया कभी? कोई बात नहीं, अभी करो। √21 को कैसे ब्रेक करोगे बोलो? क्या √7 एंड √3? अब देख, क्या √7 का बैक ऑफ द माइंड में कैलकुलेशन कर, √7 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, क्या ये दोनों को जोड़ेगा तो 10 आता है? हाँ, मतलब ये चीज आ जाएगी √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। यस और नो? क्या सबको चमका है ये? करेक्ट, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या क्लैरिटी है ये? कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर वेयर इज द 2 गॉन? विच 2? विच 2? किसी ने तो पूछा है। क्या ये समझा क्या सबको? समझा क्या? चलो, तो ये जो छोटा सा पार्ट मैंने अभी सिखाया है, ये वाला पार्ट भी कभी कभी फिजिक्स में काम आ जाता है। क्रूशल पार्ट है, क्योंकि इतना फिजिक्स करते हो, ये छोटा सा मैथ्स नहीं आता बोल के आप इसको फर्दर स्क्वायर रूट नहीं ले पा रहे हो,
और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या क्लैरिटी है? ये समझा क्या? समझा? गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं जो बोल रहा हूँ सुनना। अभी हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे कि फाइंड आउट 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा, या 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री से ज्यादा, ऐसे वैल्यूज हमें निकालने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, टेन 210 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ साइन 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, टेन 240 डिग्री। ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज होते हैं, वो हमने स्टैंडर्ड 10th लेवल में उतनी प्रोफिशिएंसी के साथ हमने डील नहीं की है। हम जनरली कंफर्टेबल हैं वो वैल्यूज जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, और वही स्टैंडर्ड हमें याद भी रखने के लिए बोला जाता है, राइट। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, मतलब हम एक्यूट एंगल में कंफर्टेबल है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अभी कुछ वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, लेकिन अभी हो चुका है टाइम, तो क्यों ना ये वाला सेक्शन और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का यूज, जो कि फिजिक्स में ट्रिमेंडसली यूज होता है, क्यों ना इस सेक्शन को हम लोग कल शुरुआत करें, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर। आई होप यू फाउंड दिस सेशन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यू लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एज वेल। जो पुरानी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी उसको आपने रोबस्ट बनाया। सो लेट्स मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम, ओके, and continue our discussion further. Thank you very much for your time, guys. Bye. Take care.